द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दीपक चौरसिया को तो आप भली भांति जानते होंगे, उनकी रिपोर्टिंग भी आपने देखी होगी, किस तरीके की पत्रकारिता करते हैं यह भी आप जानते होंगे। लेकिन अब उनकी मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। दरअसल उनके खिलाफ जो है एनबीडब्ल्यू यानी गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है कोर्ट की तरफ से। दरअसल उन्होंने एक खबर प्रसारित की थी, एक ट्वीट किया था जिसमें 10 वर्षीय लड़की और उसके परिवार के कथित रूप से मोफ्ट एडिटेड और अश्लील वीडियो प्रसारित करने और उसमें उसे यौन उत्पीड़न मामले से जोड़ने को लेकर एक गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। दरअसल ये शामिल नहीं हुए, इनको जो है समन भेजा गया था। पॉक्सो केस इन पर चल रहा है दीपक चौरसिया पर, और जो कहा गया कि उनको हाजिर होना है कोर्ट में, तो कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। और इस बहाने उन्होंने एक बहाना बनाया। बहाना यह बताया कि मुझे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ इंटरव्यू करना है, इस कारण मैं हाजिर नहीं हो पाऊंगा। तो ये कोई लीगल रीजन नहीं था कोर्ट के लिए कि कोर्ट को आप ये कह दो कि मैं इसका इंटरव्यू लेने जा रहा हूं या उसका इंटरव्यू लेने जा रहा हूं, मैं सम्मिलित नहीं हो सकता हूं। तो अगर आप मुख्यमंत्री का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं तो क्या आप कोर्ट की अवमानना करेंगे? कोर्ट में नहीं जाएंगे, कोर्ट आपको बुला रहा है। तो सीधे तौर पर कोर्ट की तरफ से ये जो है मुख्यमंत्री के हाजिर ना होने पर गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। पूरा मसला क्या है ये जरा आपको बताते हैं, फिर दीपक चौरसिया तो आप जानते ही हैं कि दीपक चौरसिया किस तरीके की एंकरिंग करते हैं, किस तरीके की पत्रकारिता करते हैं। हमारे पूर्व सीडीएस, जो पहले सीडीएस देश के कह सकते हैं, उनके निधन पर किस तरीके से खबर उन्होंने पढ़ी थी, वो पूरे देश ने देखा था और पूरे देश ने लानत भेजी थी उस खबर पर, जिस तरीके खबर दीपक चौरसिया ने पढ़ी थी, और उसके बाद उनकी नौकरी भी खतरे में आ गई थी। ये सब आपने देखा है। दरअसल पत्रकार न्यूज एंकर दीपक चौरसिया के खिलाफ 2013 के एक मामले में एक 10 वर्षीय लड़की और उसके परिवार के कथित रूप से मोफ्ट एडिटेड और अश्लील वीडियो प्रसारित करने और उसे यौन उत्पीड़न मामले से जोड़ने को लेकर एक और गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया। यानी इसके पहले भी हाजिर होने कहा गया था, लेकिन अब एक गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गुरुग्राम शशि चौहान ने सुनवाई के दिन 4 फरवरी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ पूर्व निर्धारित इंटरव्यू के कारण कथित रूप से अदालत में पेश होने में विफल रहने के बाद उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया, यानी एनबीडब्ल्यू नॉन बेलेबल वारंट जारी कर दिया गया। इसमें जमानत नहीं होती है। हालांकि उपस्थिति से व्यक्तिगत छूट की मांग करने वाला एक आवेदन उनके वकील द्वारा दायर किया गया था। अदालत ने कहा कि चौरसिया या उसके वकील के किसी भी हलफनामे का समर्थन नहीं किया गया था। जो हलफनामा पेश किया गया था उसका समर्थन कोर्ट की तरफ से नहीं किया गया था। न्याय ने यह भी नोट किया कि उनकी अनुपस्थिति को स्पष्ट करते हुए बिना किसी ठोस दस्तावेजी प्रमाण के दायर किया गया था। उनके वकील ने समझाया कि देरी जानबूझकर नहीं की गई, क्योंकि चौरसिया को यूपी के सीएम का साक्षात्कार करना था और उन्होंने यूपी के सीएम के अधिकारी से प्राप्त एक संचार भी दाखिल किया था। हालांकि अदालत ने कहा कि उक्त संचार चौरसिया को संबोधित नहीं किया गया था। न्यायालय ने इस तरह के संचार को दाखिल करने पर भी आपत्ति जताई, क्योंकि मेल को प्रकृति में गोपनीय बताया गया था। गौरतलब है कि मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कहा कि चौरसिया जानबूझकर उस दिन अदालत के सामने पेश नहीं हुए जिस दिन आरोप पर बहस के लिए मामला तय किया गया था। यानी जिस दिन ही कहा गया कि अब इस पर बहस होनी है, अगर उसी दिन जो है एक्यूज नहीं पहुंचेगा तो फिर बहस कैसे हो पाएगी, क्योंकि वो कार्रवाई में देरी करना चाहते हैं। यह भी कोर्ट ने उनके ऊपर कहा है, आरोप लगाया है कि वो कार्रवाई में देरी चाहते हैं, इसीलिए वो कोर्ट में पेश नहीं हो रहे हैं। मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने क्या कुछ कहा वो जरा हम बता देंगे। कोर्ट ने कहा कि मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान मामला पहले से ही बहुत पुराना हो चुका है और पॉक्सो अधिनियम के तहत दर्ज किया गया है, और आवेदक आरोपी द्वारा व्यक्तिगत छूट के लिए दिया गया आवेदन किसी भी हलफनामे द्वारा समर्थित नहीं है, और उनकी अनुपस्थिति के संबंध में कोई ठोस दस्तावेजी सबूत भी नहीं दायर किया गया है। इसलिए आवेदन की अनुमति देने के लिए कोई आधार ही नहीं बनता, यह आधारहीन है और इसे खारिज किया जाता है। इसके अलावा अदालत ने चौरसिया के जमानत बॉन्ड और जमानतदार बॉन्ड को भी रद्द कर दिया है। जो जमानत मिली थी वो भी रद्द कर दी और जमानत बॉन्ड जिसको लेके आए थे उसको भी रद्द कर दिया है। चौरसिया के खिलाफ 3 मार्च 2023 को गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। सीआरपीसी की धारा 446 के तहत उनके जमानतदार को नोटिस भी जारी किया गया था। यह दूसरी बार है जब उनके खिलाफ इस गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है। इससे पहले 28 अक्टूबर को गुरुग्राम कोर्ट ने इसी तरह का आदेश जारी किया था, जब चौरसिया ने गंभीर स्वास्थ्य स्थिति के आधार पर अपनी व्यक्तिगत पेशी की छूट मांगी थी। पहले भी ये ऐसा कर चुके हैं, अपनी बीमारी का हवाला दे चुके हैं। हालांकि उनके आवेदन को प्रासंगिक चिकित्सा रिपोर्ट द्वारा समर्थित नहीं किया गया था, इसलिए अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। पहले भी इस तरह की हिमाकत कर चुके थे। पहले भी एक गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था कोर्ट की तरफ से, जिसमें बता रहे थे कि मैं बीमार हूं और सही साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कराए जा सके कोर्ट को, इसलिए जो है उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ था। और अब एक बार फिर से उनके खिलाफ यह गिरफ्तारी वारंट जारी हो, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो भैया योगी आदित्यनाथ का साक्षात करने जा रहे हैं, इसलिए वो नहीं पहुंच पाएंगे।
तो इसमें कहा गया है चौरसिया उन 8 लोगों में शामिल हैं जिन्हें 10 साल की बच्ची और उसके परिवार के एडिटेड अश्लील वीडियो प्रसारित करने और वीडियो को आसाराम बापू के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले से जोड़ने पर चार्जशीट किया गया था। तो ये पूरा मामला है जो हमने आपको बताया। अब दीपक चौरसिया की मुश्किलें बढ़ने वाली है। लोग तरह तरह के दीपक चौरसिया के बारे में कमेंट भी कर रहे हैं। वो क्या कमेंट है वो भी हम बता देते हैं। राजेश कुमार है, वो लिखते हैं कि कौवा के पिंजड़े में जाने का समय आ चुका है। पता नहीं किस तरह की टिप्पणी है, फिलहाल हम इसका समर्थन नहीं करते, लेकिन हाँ लोगों ने यह कहा है तो इसको जरूर बता देते हैं। लाइव लॉ ने भी बाकायदे ये ट्वीट किया है, लिखा है कि ए कोर्ट इन हरियाणा हैज अगेन इशूड ए वारंट ऑफ अरेस्ट अगेंस्ट जर्नलिस्ट न्यूज एंकर दीपक चौरसिया। यानी दीपक चौरसिया के खिलाफ एनबीडब्ल्यू नॉन अवेलेबल वारंट जो है जारी किया गया है। दीपक चौरसिया इन ए अराउंड 13 केस फॉर एलिगली arraying moped edited an obscene video of a 10-year-old girl and her family and linking the same to a sexual assault case। यानी सेक्सुअल असॉल्ट केस में जोड़ा था उस 10 साल की बच्ची को और मॉपेड किया था। एडिटेड वीडियो जो है वो ट्वीट किया गया था, शेयर किया गया था, जिस वजह से ये केस चल रहा था। तो अब दीपक चौरसिया की जो है मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। जन जागरण मंच है, उसने लिखा है कि इस खबर पर मीडिया की चुप्पी दर्शाता है कि देश के अधिकांश मीडिया निष्पक्ष नहीं है। लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि अगर इस खबर को प्रचारित और प्रसारित नहीं किया जा रहा, देश को नहीं बताया जा रहा है कि देखिए दीपक चौरसिया कैसे जो है कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं। एक नहीं दो बार गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुका है। आप समझिए, एक बार पहले हुआ था जिसमें उन्होंने अपनी बीमारी का हवाला दिया कि मैं बीमार हूं और सही साक्ष्य, सही मेडिकल साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए कोर्ट के सामने, तो कोर्ट ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है कि अगर आपकी पेशी होती है तो आपका उपस्थित रहना जरूरी है। अगर आप नहीं होते हैं तो बहस कैसे हो पाएगी। और बहस के लिए दिन रखा गया था, उस दिन भी आप नहीं आते हैं। उस दिन आप ना आने का कारण बताते हैं कि मुझे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का इंटरव्यू लेने जाना है, इसलिए मैं नहीं उपस्थित हो सकता हूं। तो इस तरीके के जो बहाने हैं वो कोर्ट ने बिल्कुल पसंद नहीं किया। कोर्ट ने सीधे कर दिया है कि अब इनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट और इनकी जमानत को भी रद्द कर दिया और जमानत बॉन्ड जो है, जो जमानत देने जाते हैं लोग, उनको भी रद्द कर दिया। यानी अब जेल जाने की पूरी नौबत दीपक चौरसिया की आ गई है। दीपक चौरसिया आप ये सोच रहे होंगे कि काश अगर मैं इंटरव्यू छोड़कर चला जाता कोर्ट में और कोर्ट में बहस कर लेता तो शायद इतनी बुरी नौबत तो ना आती। लेकिन दो बार एक मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी हो जाना, आप समझ सकते हैं कि अब गिरफ्तार होने से शायद ही कोई उन्हें बचा सकता है। दीपक चौरसिया जिस तरीके की पत्रकारिता करते, एक पक्षीय पत्रकारिता उनकी रहती है और लोग भी कह रहे हैं कि इस खबर को कहीं मीडिया में नहीं दिखाया जा रहा है, इसका मतलब है कि मीडिया निष्पक्ष नहीं है। मीडिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए किस तरीके से यह एडिटेड वीडियो शेयर किया गया। 10 साल की एक बच्ची जिसको सेक्सुअल असॉल्ट में बताया गया, आसाराम बापू के केस से जोड़ा गया, उसके परिवार पर क्या बीतती है। यह शायद बिना सोचे समझे इस तरह खबर को प्रचारित कर देना, एडिटेड वीडियो प्रसारित कर देना, इससे उस परिवार को कितना दुख हुआ होगा, शायद इस बात का अंदाजा दीपक चौरसिया को नहीं रहा होगा। क्योंकि दुख का अंदाजा तो इसलिए भी नहीं हो सकता क्योंकि जब ये मृत्यु की भी खबर पढ़ते हैं, हमारे देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की जब डेथ हुई थी तो उस डेथ के दरमियान किस तरीके खबर प्रचारित और प्रसारित की थी दीपक चौरसिया जी ने, आपने देखी थी। बाकायदे वो पता नहीं कौन सा मादक पदार्थ या फिर कोई रासायनिक पदार्थ उनके अंदर था, ऐसा लोग भी कह रहे थे, रिएक्ट कर रहे थे कि कोई रासायनिक पदार्थ लेकर वो स्टूडियो में बैठ गए, रिपोर्टिंग कर रही थी कि उनकी जुबान भी लड़खड़ा रही थी। तो ये सवाल है कि ऐसी पत्रकारिता क्यों हो रही है और इस तरह के पत्रकार के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, ये भी सवाल है। फिलहाल अब तो दीपक चौरसिया की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। तो लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।